राजस्थान में जारी सियासी सर्कस, बड़े दुखी मन से हमें कहना पड़ रहा है सर्कस। ये सर्कस ही है कि ऐसे समय में जब देश मुश्किलों से जूझ रहा है, दोनों अशोक गहलोत भी सचिन पायलट भी बहुत ही छोटे साबित हुए हैं। तो ये सियासी घमासान का अपडेट ये है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट को गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। पायलट को राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया है। कांग्रेस ने कड़ा रुख दिखाते हुए पायलट के ग्रुप के विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को उनको भी मंत्रिमंडल से हटा दिया है। उधर प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाकर को भी अपने ओहदे से हटा दिया गया है। आज जयपुर में विधायक दल की दूसरी बैठक में बार बार बुलाने पर भी सचिन पायलट शामिल नहीं हुए। हटाए जाने के बाद पायलट ने ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ट्वीट सिंधिया ने भी किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। बिल्कुल ऐसा ही ट्वीट बहुत से लोगों ने किया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ऐसा लगता है जैसे पीछे से निर्देश हो या किसी आईटी सेल ने बनाया हो। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने सचिन पायलट को वापसी का पूरा मौका दिया, अगर उन्हें नाराजगी थी तो पार्टी के भीतर बात करते। गहलोत ने यह भी कहा कि बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। बीजेपी 6 महीने से कांग्रेस के खिलाफ साजिश रच रही थी। सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कल मीटिंग करी विधायक दल की, वो लोग नहीं आए। आज फिर मीटिंग उन्हीं के लिए रखी गई। एक प्रकार से एक मौका और देंगे, हो सकता वो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे आ जाएंगे, तभी वो नहीं आए। तो पायलट साहब, उनके हाथ में कुछ नहीं वहाँ पर, वो तो खुद ही वहाँ पे पूरी कुनबा जो है वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। इस रूप में वहाँ पर पूरा खेल चल रहा है। मेरे साथ हैं संजय बोहरा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से जुड़ रहे हैं। संजय, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपने समय में देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो वहां पर हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां ये सब कुछ चल रहा है। यहां से आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सामने कौन कौन से रास्ते नजर आ रहे हैं? देखिए, अशोक गहलोत का जहां तक सवाल है, उनके सामने तो कोई मुश्किल कुछ है ही नहीं। उनका रास्ता तो सीधा साधा है। मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको अपने विधायकों को साथ रखना है और सरकार चलानी है, सरकार बचानी है। पायलट के सामने उनको चुनना है कि वो किस रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि वो स्थिति को जिस हद तक ले गए, अब उसके बाद कांग्रेस में उनके लिए कोई रहने का कारण नहीं बचा है। हालांकि वो अभी भी औपचारिक तौर पर कांग्रेस के विधायक हैं और जब तक वो खुद ऐसा कोई कदम ना उठा लें तब तक वो विधायक बने रहेंगे। लेकिन उनके सामने जो विकल्प हैं वो बड़े सीमित हैं। 2 विकल्प हैं, या तो वो बीजेपी ज्वाइन करें और या फिर वो अपनी अलग पार्टी बनाएं। और उसमें से भी जो पहला विकल्प है, यानी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, वो इतना आसान नहीं है। उसकी राह में कई रोड़े हैं, क्योंकि सचिन पायलट तो एक बड़े नेता हैं। वो विधायक रहे ना रहे, कुछ समय के लिए उनका काम चल सकता है, लेकिन उनके साथ में जो विधायक हैं, जो उनके समर्थन में हैं, यदि वो उनके साथ जाते हैं तो सबसे पहले तो इन लोगों की विधायकी चली जाएगी, वो विधायक नहीं रहेंगे। और बहुत से लोग पहली बार विधायक बने हैं, तो केवल 1.5 साल, 2.25 साल के अरसे में अपना विधायक पद खो देना पहली बार जीत के आने के बाद किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो पायलट के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि यदि वो बीजेपी जाए और उनके समर्थकों की विधायकी जाने वाली हो सकता है कि वो पायलट साहब का ही साथ छोड़ जाए, क्योंकि वो केवल पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने तो आए नहीं है। दूसरा, यदि वो अपनी पार्टी बनाते हैं तब भी चुनौती है, क्योंकि तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें, चाहे वो अपनी पार्टी बनाए, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद गहलोत सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सचिन पायलट ने वहां पर, दूसरी ओर सचिन पायलट ने कहा कि आज मेरे समर्थन में जो भी आए उन सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद और आभार। हालांकि पायलट ने उन्हें हटाए जाने पर अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया, चुप है। वो बुधवार को बयान जारी कर सकते हैं।
सचिन पायलट के समर्थन में उतरी कांग्रेस नेता प्रिया दत्त, स्वर्गीय सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने कहा कि एक और दोस्त ने पार्टी छोड़ दी। प्रिया दत्त ने यह भी कहा कि महत्वाकांक्षा होना कोई गलत बात नहीं। शायद वो सोच लेती कि महत्वाकांक्षा का भी एक समय होता है, देश में संकट छाया हो, तो ऐसे में महत्वाकांक्षा थोड़ी बैक सीट ले सकती थी। बहरहाल वहीं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि सचिन पायलट ने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ कांग्रेस पार्टी में काम किया है। गहलोत और पायलट के बीच का ये टकराव एसओजी, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है पुलिस का, उसके नोटिस के कारण बढ़ा है। अशोक गहलोत को भी नोटिस गया और सचिन पायलट को भी गया, लेकिन सचिन पायलट ने और उनके साथियों ने इसे इस तरह देखा कि सचिन पायलट को टारगेट किया जा रहा है। और आगे और बता दें आपको, गहलोत और पायलट के बीच टकराव की शुरुआत तो दिसंबर 2018 में राजस्थान में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद ही हो गई थी। दोनों के बीच अनबन की एक वजह युवा सचिन पायलट का दिल्ली मीडिया में ज्यादा अटेंशन पाना भी मानी जाती है। हालांकि राजस्थान के भीतर सीएम गहलोत खासे लोकप्रिय माने जाते हैं। वैसे कांग्रेस में आपसी खींचतान को नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश में भी सिंधिया कमलनाथ के मतभेदों के कारण कांग्रेस की सरकार गई। कर्नाटक में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। संजय, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, मैं अब राजस्थान से बाहर निकल रहा हूं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और मणिपुर की घटनाओं से कांग्रेस हाईकमान ने कोई सबक क्यों नहीं लिया है? विनोद जी, कांग्रेस में अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। एक समय था, आपको याद होगा, इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का, तब ये आरोप लगता था कि वो आए दिन मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। और अब ये स्थिति हो गई है, ये इस तरह की सामंती व्यवस्था टाइप हो गई है जहाँ पे हर स्टेट में किसी एक नेता के सहारे पार्टी को छोड़ दिया गया है और आला कमान फिर ये सोचता है कि आप अपने अफेयर्स वहां संभालिए, मुझे परेशान मत कीजिए। तो जब तक आला कमान तक आंच नहीं आती है तब तक वहां पे कोई हलचल नहीं होती है। पहले क्या होता था कि महीनों तक पार्ले चलते रहते थे, असंतुष्ट जा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वो चीज अब बदल गई है। पिछले कुछ समय से ये कम से कम सोनिया गांधी के आने के बाद से 20 सालों में ये बदलाव आया है, स्थिरता आई है। एक मुख्यमंत्री निश्चिंतता से 5 साल पूरे करता है, उससे ऑफकोर्स गवर्नेंस पर भी फर्क पड़ता है, लेकिन पार्टी के भीतर जो एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है ना, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। अब ये क्यों ऐसा नहीं कर पा रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी, ये समझ से परे है। और कुछ तो इसमें यह है कि अब ये जो 2 चुनावों में झटके लगे हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व काफी कमजोर हुआ है। अब वो उस तरीके से अपनी बात जो है वो थोप नहीं सकता है, वो मनवा नहीं सकता है, ये है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कोरोना महामारी, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच आपसी टकराव और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने मतभेदों को दूर कर सकते थे, जो हमने कार्यक्रम के शुरू में कहा। जानकारों के मुताबिक अनुभवी और सरकार के मुखिया होने के नाते अशोक गहलोत को मामले को सुलझाने के लिए और कोशिश करनी चाहिए थी। वहीं राजस्थान में बदले सियासी हालात में बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के करीबी लोगों पर पिछले 2-3 दिनों में हुई इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये सत्ता संघर्ष, टकराव, कुर्सी की लड़ाई ऐसे दौर में चल रही है जब देश में 9 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में अभी तक कोरोना पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है। लद्दाख में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात पूरे सामान्य नहीं है। गलवान घाटी में चीनी फौजियों के पीछे हटने की खबरें जरूर हैं, लेकिन पैगोंग झील इलाके में चीनी फौजी अभी भी मौजूद हैं। एक संकट वो अलग से चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल संजय बोरा आपसे ये है, जो जेन नेक्स्ट जिसे कहा जाता है, अब नेक्स्ट तो नहीं है, काफी सालों से काफी सत्ता देख ली इन लोगों ने, जिसमें सचिन पायलट भी शामिल है, उनके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सत्ता और कुर्सी की चाह के आगे देश के बाकी जरूरी चीजें, देश की बाकी जो जरूरी संकट हैं, मुद्दे हैं, वो सेकेंडरी क्यों हो जाते हैं? और क्या ये सिर्फ मतलब ये दबी छुपी विरोध की आवाज है, या महत्वाकांक्षा तो खुलकर सामने आ गई और भी विरोध की आवाजें होंगी, या
उन लोगों का पार्टी पर पूरा कब्जा है जो इमरजेंसी के दौरान आए थे कांग्रेस में? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। इसमें महत्वाकांक्षा भी है, इसमें अधीरता भी है, इसमें हताशा भी है। और पॉलिटिक्स केवल ये नहीं होता है कि आप विरोधी दल के साथ जब चुनाव आए तो दो हाथ करें, उसमें आप इलेक्शन जीत के आए। पॉलिटिक्स में आपको अपने पार्टी के भीतर भी जगह बनानी पड़ती है, कई चीजों पर समझौता करना पड़ता है। आप अलग अलग तरीके से लोगों से संबंध बनाते हुए अपने विरोधियों को मात देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग जो है ना, इस जनरेशन को शायद आई नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये लोग जब आए तो कांग्रेस 10 साल सत्ता में रही है, और उस समय जो लोग स्टेट में या अगर नहीं थे तो उनको सेंट्रल में अकोमोडेट कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क आया है। पहले भी ऐसा होता था कि कुछ लोग केंद्र की राजनीति करते थे, कुछ लोग स्टेट की। और अगर स्टेट में दो बड़े नेताओं के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उनमें से एक को केंद्र में अकोमोडेट कर लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस केंद्र में सत्ता में नहीं है। और दूसरा ये हो रहा है कि इस जनरेशन नेक्स्ट को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है। इन्होंने कभी संघर्ष किया नहीं है, और अब इन्होंने जब 10 साल सत्ता भोगी है उसके बाद अब इनको ये लग नहीं रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में, आने वाले जो 2024 के चुनाव है या 2029 के चुनाव होंगे, कांग्रेस इतनी जल्दी अपने पांव पर खड़ा होकर वापस सत्ता में आ सकती है, न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में। तो इसलिए इनको हताशा भी है, इसलिए इनको अधीरता भी है। और एक बड़ा कारण ये है कि ये खुद हेरिडिटरी पॉलिटिशियंस हैं। जैसा कि पैट्रिक फ्रेंच ने अपनी किताब में ये उनका उल्लेख भी किया है कि इनको बहुत प्रिविलेजेस मिलते हैं, चाहे टिकट में हो चाहे मंत्री पद में। लेकिन अब इनको डर ये लग रहा है कि जो पुराने क्षत्रप जिनको आपने जिक्र किया इमरजेंसी के जमाने के, ये अपने अपने पुत्रों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो अब अगर मौका नहीं मिला तो जब तक इनके पुत्र तैयार होंगे तो वो उनके मुकाबले में आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इन सब के पीछे कि ये लोग इम्पेशेंट हैं और अधीर हैं।